सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ईपीएल जो है वो बच्चे की हेल्प करता है। पिछली स्लाइड पे चले। जो कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन डेवलप करने में, उसकी एक मिसाल आई हैंड कोऑर्डिनेशन है। उसकी मूवमेंट में बैलेंस आता है, मसलन होल्डिंग, कैरिंग, वॉकिंग, जंपिंग, ये सारी जो बेसिक मूवमेंट्स हैं लाइफ की, कि वो मूवमेंट्स हैं जिनसे वो जिंदगी गुजारना सीखता है। दे आर नेसेसरी टू लाइफ। इन सब में बैलेंस आता है और ये मूवमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड बच्चा एक्वायर करता जाता है एज वाइज। फिर ईपीएल हमारा जो है इसके एरिया इस्लामिक मैनर्स ऑफ डेली लाइफ को भी एक्सेस करता है। ईपीएल के थ्रू हम बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल्स को और फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करते हैं। बच्चा जिस भी सोसाइटी का मेंबर है, उस सोसाइटी के में जिंदगी गुजारने के लिए उससे इंडिपेंडेंस और एडाप्टेशन चाहिए। ईपीएल का एरिया ये इंडिपेंडेंस और एडाप्टेशन गेन करने में उसकी हेल्प करता है। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। कुछ और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर नजर डालते हैं। एड द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स इंटेलेक्ट। लास्ट 2 डेकाड्स मीन्स 20 years मेरे बच्चों के दरमियान गुजरे। उन्हें सिखाते, उन्हें ऑब्जर्व करते। मैंने ये देखा है कि ईपीएल जिस कदर बच्चों की इंटेलेक्ट को मल्टीप्लाई करता है, कोई और चीज या कोई और एरिया नहीं। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर स्किल्स को जब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हम उसको डिटेल में देख लेंगे एंड यू कैन इजीली कॉम्प्रिहेंड इट। इसके अलावा ईपीएल जो है ना वो बच्चे की कंसंट्रेशन को डेवलप करता है। जैसे ही बच्चे की कंसंट्रेशन एज अप्रोप्रिएटली डेवलप होती है, बच्चे के अंदर ऑर्डरली वे ऑफ थिंकिंग भी डेवलप हो जाता है। यानी हम यूं कह सकते हैं बच्चे के गौर और फिक्र और तदब्बुर और तफक्कुर की सलाहियतें नशोनुमा पाती हैं। फिर आपने देखा होगा कि बच्चा ना हर चीज को एक खास तरतीब में रखना चाहता है। जब वो अपने खिलौनों से खेलता है, एक चीज को बार बार करना चाहता है, कुछ जुमले वो बार बार बोलता है टेप के रिकॉर्ड की तरह, जैसे एक जगह फंस गया हो। उसके मूवमेंट में सक्सेशन आती है। ये उसकी डेवलपमेंटल नीड है, जिसको हम बड़े तो जरूर कंडेम कर रहे होते हैं। ये क्या लगा हुआ है बार बार बोलने, इसने तो तंग करके रख दिया। ईपीएल के थ्रू वो सारी ये चीजें जो है ना वो बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर में अपनी ये डेवलपमेंटल नीड जो पूरी कर पाता है। हेल्प टू डेवलप द पावर ऑफ बीइंग साइलेंट। पिछले सेशंस में भी एक दफा सवाल आया था कि 35, 30 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट एक क्लासरूम में, वहां पर कैसे उन्हें कंट्रोल करें। तो मैंने आपसे कहा था कि मॉन्टेसरी वे में एक हॉल के अंदर मल्टी एज ग्रुप के स्टूडेंट्स, यानी वो बिलोंग करेंगे प्री ईयर 1, 2, 3, 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे एक हॉल में मौजूद हो और वो 60 हो, 50 हो, 70 हो, तो वहां पर मैस और फंस नहीं होगा। आज हम ये भी देखेंगे कि हम इसको कैसे करेंगे और हम इसको कैसे करेंगे। ये आज के जो टॉपिक में ये चीज है ना, हाउ टू डेवलप द पावर ऑफ बीइंग साइलेंट। ये बड़ी मजे की चीज है, ये बड़ी मजे की खूबी है जिसको नशोनुमा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ईपीएल के थ्रू ये मुश्किल ही नहीं रहता। राइट, लेट्स गो अहेड। व्हाट इज ईपीएल? प्रैक्टिकल मीन्स बेसिक, यूजफुल एंड पर्पसफुल। लाइफ मीन्स वे ऑफ लिविंग। Practical life exercises are the exercises for the child to learn how to do activities of daily living in a purposeful way. तो देखिए, उसने खाना है, उसने उठना है, उसने बैठना है, उसने चीजों को पकड़ना है, उसने भागना है, दौड़ना है, ठीक है ना। बाज़ औक़ात उसके रास्ते तंग से रास्ते में से गुजरना है, उसने कागज उठाने हैं, फाड़ने हैं, डस्टबिन यूज करना है। ये सब चीजें उसकी जिंदगी का हिस्सा है। उसने बोलना सीखना है, उसने काम करने सीखने हैं। सब की सब चीजें जो हैं उनको ईपीएल एड्रेस करता है। नेक्स्ट चलते हैं।
हमारे यहाँ स्कूलों में हमारे यहाँ प्लांट्स को नर्सरीज में क्यों ग्रो किया जाता है? आप लोगों ने आजकल शजरकारी का मौसम है, सीजन है, आप लोगों ने पौधे भी खरीदने के लिए आप लोग नर्सरीज में जाते होंगे। मेरा आपसे सवाल ये है, why plants are grown in nurseries? Why do? आप चैट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आउट ऑफ द सीजन फ्लावर्स हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, उनके प्लांट्स भी आपको या उनकी सीडलिंग आपको अवेलेबल होती है इसी लेवल पर नर्सरीज के अंदर। किस लिए? ठीक है, आपने कहा एनवायरनमेंट सही दी जाती है, सुटेबल कंडीशंस होती हैं, फिर डिजायरेबल एनवायरनमेंट विद ग्रेट केयर। जी बिल्कुल, मोहम्मद साजिद साहब ने कहा कि इसी तरह दो तीन और तरफ से ये राय आई है। देखिए, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर ना स्वेयर वेदर से भी उन्हें बचाया जाता है, स्वेयर हॉट और कोल्ड वेदर। फिर किसी भी तरह की एनवायरमेंटल कंडीशंस हो, जैसे आंधी है, विंड स्टॉर्म है, कोई और चीज है, हेलिंग है, हम नर्सरीज के अंदर जो प्लांट्स हैं वो इन चीजों से बचे रहते हैं। यानी आप लोग देखें कि इसी एतबार से हमने अपनी क्लासेस का नाम भी तो नर्सरीज पे रखा होता है, ऐसे ही है ना। नेक्स्ट, हम कहते हैं ये हमारी प्री नर्सरी क्लास है, ये हमारी नर्सरी क्लास है, ठीक है। हम क्यों उनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? कभी आपने स्कूल के साइन बोर्ड्स पे लिखा देखा होगा, इनफरादी तवज्जो, खसूसी देखभाल। लेकिन जो हमारे क्लासरूम के टाइप्स है ना, उसमें मुझे आमतौर पर अपने कन्वेंशनल एजुकेशन में कभी नजर नहीं आया खसूसी तवज्जो किसको कहते हैं, आप बच्चे को कैसे समझेंगे, उसको कैसे इनफरादी तवज्जो देंगे, उसके पास बैठ के उसको काम करवा लेना। शायद एक माँ तो कर ले, एक टीचर के बस की बात नहीं रहती। तो आज ईपीएल के थ्रू हम देखेंगे कि जिस तरह नर्सरीज में एक प्रॉपर केयर प्लांट्स को मिलती है, एक सूटेबल एनवायरनमेंट मिलती है, कंट्रोल्ड किस्म की सिचुएशन होती है, वो हम कैसे अपने क्लासरूम्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट एम्स हैं ईपीएल के, इंटेंशन, कंसंट्रेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, इंडिपेंडेंस, ऑर्डर। इंटेंशन कहते हैं नियत करने को। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी कहती हैं कि जब आप किसी काम से कब्ल उसका इरादा कर लेते हैं तो आपकी पूरी बॉडी, आपका हार्ट, आपका माइंड, आपकी बॉडी ऑर्गन्स, they all are prepared to do something। जिस काम का आपने इरादा कर लिया, आप पूरी तरह उसके लिए तैयार हो गए। आप लोगों में से जिन लोगों ने एजुकेशन में प्रोफेशनल डिग्रीज ली हैं, बीएड, एमएड वगैरह, आपने देखा होगा वहां पर लफ्ज हम पढ़ते हैं मोटिवेशन या आमादगी, बच्चे के अंदर आमादगी पैदा करना। ये आमादगी वो चीज है जिसमें बच्चा अपने दिलो जान के साथ किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाए। और आपने देखा होगा कि ये वो एबिलिटी है जो लैक करती है बच्चों को, की चीजें नहीं होती कि वो करें, क्योंकि हमने इनको जिस तरीके से करना चाहा वो तरीका गलत था। तो डायरेक्ट एम में आज हम देखेंगे कि ईपीएल की एक्टिविटीज जो है वो बच्चे की इंटेंशन कैसे बनाती हैं, उसको कैसे कोऑर्डिनेट कंसंट्रेट करने में हेल्प आउट करती हैं, उसके अंदर उसकी कोऑर्डिनेशंस, ठीक है, जैसे आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, मसल कोऑर्डिनेशन है, बैलेंस एंड मूवमेंट है, ये सब कोऑर्डिनेशन में आता है। ये कैसे पैदा होगी, उसको अपने मसल कंट्रोल कैसे इसके अंदर आएगा, और ये कंट्रोल दोनों तरह का होगा, यानी फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर। अभी इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब वो अपना काम खुद करेगा, उसने खुद मुख्तारी हासिल करनी है। वो ए लिख रहा है या वो पानी का ग्लास पकड़ रहा है, वो जग से पानी उंडेल रहा है या किसी फ्रूट या वेजिटेबल को पील कर रहा है, वो अपने जूते के तस्मे बांध रहा है या अपनी शर्ट पहन रहा है, वो अपना मैट फोल्ड कर रहा है, जयनमाज बिछा रहा है या उसको फोल्ड कर रहा है। ये सब चीजें वो हैं जिसमें उसे इंडिपेंडेंस गेन करनी है।
और हर काम में एक खास तरतीब उसे सीखनी है जो उसकी एक नेचुरल डेवलपमेंटल नीड है। कुछ चीजें जो है ना वो इनडायरेक्ट एम के तौर पर भी हमारे सामने आएंगी, नहीं हमने उनको फोकस तो नहीं किया होगा, लेकिन ईपीएल की एक्टिविटीज के थ्रू हम उनको भी इंशाल्लाह उन ऑब्जेक्टिव्स को भी हासिल कर सकेंगे। अगली स्लाइड में देखते हैं। अब ये क्या है, टू नर्चर द नेचर। हम यहाँ से फिर इसको वहां जोड़ेंगे, पिछले सेशंस में हमने बात की फितरत अल्लाह लती फतर अन्नास अलैहा। बस ये वही खूबसूरत बात है कि जिस फितरत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया ना, हमारे बच्चों को पैदा किया, इंसानियत को पैदा किया, उसको हमने नर्चर करना है। वो अंदर है, हमारे बिल्डिंग है, हमारे मदरबोर्ड में, टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव ऑन। जिस जिंदगी में मैस हो, फस हो, गंदगी हो, बेतरतीबी हो, आप चीज ढूंढने बैठे आपको मिले ना, और जब मिले तो वो इस काबिल ना हो कि इस्तेमाल कर सके। आपके बैठने उठने की जगह, आपकी सांस लेने की हवा, आपके खाने पीने की चीजें, ये सब चीजें वैसे ना हो जैसे आप चाहते हैं, तो आपके लिए जिंदगी आसान नहीं है। हमने इसी उम्र में बच्चे के अंदर इनडायरेक्टली ये चीज डाल देनी है, इंड्यूस करनी है कि उसे इस दुनिया को एक अच्छी सी जगह बनाना है, और इस मामले में जो जिम्मेदारी उसकी है उसे पूरा करना है। He or she is a responsible being। और ये लेक्चर से नहीं होगा, ये नसीहत से नहीं होगा, ये प्रैक्टिकली है। मुझे ईपीएल इस कदर अच्छा लगता है, मैं आपको ये बात बताऊं कि बहुत सारी जिंदगी में चीजें मैंने मॉन्टेसरी वे में आकर, इस फील्ड में आकर अपनी दुरुस्त की, और ईपीएल के थ्रू दुरुस्त की। इसलिए आई लव ईपीएल फॉर लर्निंग टू गिव एंड टेक ग्रेसफुली। आप ये देखें, ये जिंदगी है, लेना और देना ही तो जिंदगी है। चीज लेना और देना हो या हकूक लेना और देना हो, it should be in graceful manner to gain independence, coordination and concentration, to develop love of work। बच्चे के अंदर ये बहुत होती है, वो अल्लाह से लेकर आया है, ये उसकी फितरत का हिस्सा है, लेकिन हम उसे काम करने नहीं देते या हम उसे रोक देते हैं। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता उसकी काम करने की ख्वाहिश, या कम से कम उस काम करने की ख्वाहिश उसके अंदर से खत्म हो जाती है, या डॉर्मेंट हो जाती है, जो उसको करना होता है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आने वाला है, जो उसे सीखना है, जो उसकी नीड ऑफ द लाइफ है, नीड ऑफ द आवर है, फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, टू केयर एंड शेयर, फॉर फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, फॉर अवॉइडिंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे सब्र करें ना, इंशाल्लाह तो अगली एक्टिविटी जब आएगी ना, तो हम फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स को बहुत अच्छा समझ जाएंगे। यानी डायरेक्ट मेथड से डिटेल में जाने बगैर हम जान लेंगे ये है। अच्छा, अब ये देखिए, ये लास्ट सेंटेंस बहुत अहम है जिसे मुझे आपसे डिस्कस करना है। एक ऐसा पौधा जिसको जितना पानी चाहिए, जैसी हवा चाहिए, जैसी मिट्टी चाहिए मिले, तो वो सेहतमंद पौधा होता है। फिर उसकी फालतू जड़ी बूटियों से हिफाजत हो, उसके इर्द गिर्द ऐसी जड़ी बूटियां ना पाई जाए जो उसके हिस्से के जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मौजूद है वो ले जाए और उसको कम मिले, है ना। फिर ये है कि उसको जरूरत से ज्यादा पानी ना मिले, उसकी जिस एयर जितनी सनशाइन उसके लिए होनी चाहिए उससे कम या ज्यादा उसको ना मिले, तो वो पौधा सेहतमंद होगा, उसके अंदर कोई डिसऑर्डर नहीं होगा, उसके अंदर कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं आएगा। तो बच्चों को हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जहां वो फ्रीडम के साथ, फ्रीडम भी कैसी, विद इन डिफाइंड लिमिट्स, अपनी मर्जी से एक्टिविटी पिक चूज कर सकें, उसको जितनी दफा चाहे रिपीट कर सकें, उसको जिस तरह चाहे कर सकें, ताकि उनके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पैदा ना हो। उनकी जो हकीकी तलब है, जो उनकी डेवलपमेंटल नीड है, जब वो पूरी होगी उस मखसूस एनवायरनमेंट के अंदर, जो ईपीएल का मॉन्टेसरी का क्लासरूम या हमारे घर अगर मॉन्टेसरी वे में हम वहां पर एक्टिविटीज उनके लिए अवेलेबल हैं, तो उनके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पैदा नहीं होंगे। हम यूँ कह सकते हैं कि आज के सेशन के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि अगर आप अपने बच्चों के लिए चॉइस खरीदना चाहें, तो आप ये
फौरी तौर पर इस बात को डिसाइड कर सके कि ये टॉय या ये पर्टिकुलर खिलौना जो है उनके लिए कितना फायदेमंद होगा और इससे उन्हें कैसे खेलना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ईपीएल की किट है आपके सामने, मतलब वो सारा मटेरियल जो ईपीएल में इस्तेमाल हो रहा है। आप देखें यहाँ पे ट्रे है, उसके अंदर नाइफ पड़े हुए हैं, कुछ लेसेस आपको नजर आ रहे हैं, छोटे मुख्तलिफ साइज के बॉल्स हैं, मैट है, ट्रे है, जग है, और क्लेंजिंग टूल्स भी आपको नजर आ रहे होंगे, वाइपर, ब्रश, डस्ट पैन, और कुछ ड्रेसिंग फ्रेम्स नजर आ रहे हैं जब हमने बच्चों को बटनिंग सिखानी है, लेसिंग सिखानी है, जिप डू एंड अनडू करना सिखाना है, तो जाहिर है अपने ब्रेस्ट पे सीखने की बजाय उन्हें एक ऐसा मटेरियल हम ईपीएल में प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो आसानी के साथ और ज्यादा एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में वो सारी चीजें आसानी के साथ सीख सके। आगे चलते हैं। ये भी ईपीएल मटेरियल है, इसमें देखें पैक्स भी आपको नजर आ रहे हैं, और ट्रे है, बीड्स नजर आ रहे हैं, बॉल्स हैं, मैट है। चले नेक्स्ट चलते हैं। ये मटेरियल को हम अरेंज कैसे करेंगे? क्लासरूम के अंदर चाइल्ड हाइट के मुख्तलिफ शेल्व्स हम बनाते हैं जिसमें हम ये सारा मटेरियल जो है ना वो अरेंज कर देते हैं। देखिए अब ये सारा वो मटेरियल है जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जिसका ताल्लुक है ना। स्पून है, फॉर्क है, टोंग्स हैं, इस तरह के बॉल्स हैं, ग्लास हैं, ट्रेज हैं, बास्केट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्लेंजिंग टूल्स आप देखें जो पानी के साथ सफाई करने में काम आने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सारी हैं, मैट रखने के रैक्स हैं, ये सारी चीजें जो है ना ये ईपीएल के मटेरियल के अंदर शामिल है, और इन्हें चाइल्ड हाइट पे चाइल्ड की एक्सेस में हमने अरेंज करना है। मैं एक मारूफ तालीमी इदारे में विजिट के लिए गई तो उन्होंने मुझे बड़ी खुशी से अपना प्री स्कूल एरिया दिखाने की ऑफर की। जब मैं उनके प्री स्कूल कैंपस में एंटर हुई तो मुझे कुछ आवाजें आना शुरू हुई, तो मुझे लगा कि टीवी चल रहा है। अब उन्होंने मुझे कहा सबसे पहले ये वाला क्लासरूम देखिए। जब मैं इसमें एंटर हुई तो उसमें 2 बड़े बड़े मैट्रेस लगे हुए हैं और उसमें बच्चे कुछ बैठे हैं, कुछ लेटे हुए हैं, और एक बहुत बड़ी स्क्रीन पे कार्टून चल रहे हैं। और उस कमरे में एक छत के करीब एक शेल्फ लगी हुई थी, जैसे पुराने जमाने में हमारे घरों में देहात वगैरह में होते थे ना, जिसमें बर्तन सजाए जाते थे, इसी तरह की शेल्फ, उसमें मॉन्टेसरी मटेरियल। अब वो मुझे एक्सप्लेन कर रही है वहाँ की हेड के, देखिए बच्चों का ना होम टाइम हो गया है तो वो बच्चे सारे अपने से कार्टून देख रहे हैं, देखिए कितना सुकून है यहाँ पे, कोई शोर नहीं है, बच्चे अपनी मर्जी से कार्टून सेलेक्ट करते हैं और वो देखते हैं, हमारे बच्चे बहुत खुश रहते हैं। मैंने उनसे पूछा ये जो मॉन्टेसरी मटेरियल ऊपर रखा हुआ है ये आपने कब खरीदा था? उन्होंने बड़े फख्र से मुझे बताया कि इसको खरीदे हुए 8-10 साल हो गए। देखिए मैडम बिल्कुल नया है। हमारे यहाँ अगर जो मॉन्टेसरी स्कूल्स हैं जो असल में मॉन्टेसरी वे में चल रहे हैं, अगर आप उनके मटेरियल को देखें तो वो चाइल्ड हार्ट की शेल्फ्स में होते हैं और वो बताते हैं, वो मटेरियल आपको आवाज दे के कहता है जी मुझे इस्तेमाल करो और मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी वो पता चलता है, वो नया नहीं होता, साफ सुथरा होता है। ठीक है, अब अंदाजा करें कि हम इस चीज पे पैसे भी लगा लें और हम उसको बच्चे की हाइट पे या बच्चे के एक्सेस पे ही ना रखें तो वो यकीनन नया रहेगा, 8 साल हो जाए या 18 साल। तो हमने पहले भी रूल देखा था कि आगे चले, आगे भी देखते हैं इंशाल्लाह कि चीजों को ना बच्चों के एक्सेस में होना चाहिए। आगे चलते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स हैं प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइजेस के, उनको पहले देख लेंगे फिर हम एक्सरसाइजेस के तक जाएंगे। जो भी मॉन्टेसरी मटेरियल है ना, इट शुड बी चाइल्ड साइज एंड एट चाइल्ड हाइट। अगर जग है तो बहुत बड़ा नहीं, बच्चे बेबी जग और बच्चे की सतह पे। ईपीएल के एरिया में आमतौर पर चाइल्ड हाइट में वॉश बेसिन भी लगाए जाते हैं क्योंकि बच्चे ने वॉशिंग भी सीखनी है, वॉशिंग हैंड, वॉशिंग फेस, ब्लोइंग नोज, ठीक है, सेटिंग ब्रेडिंग द हेयर। अच्छा, इसके अलावा उसने अपना नेपकिन धोना सीखना है, फिर उसने मुख्तलिफ तरह के जो सरफेसेस हैं जैसे फ्लोर है, टेबल है, चेयर, इन सब की क्लिनजिंग सीखनी है। अरे पानी का इस्तेमाल तो होगा ना, तो वॉश बेसिन भी चाइल्ड हाइट पे होंगे। All material must be familiar, real, breakable and functional.
यानी बच्चा उस मटेरियल को पहचानता हो, ऐसा ना हो कि वो मटेरियल देख के उसके लिए इतना एलियन हो, इतना वो अनफैमिलियर हो कि वो क्या पता है इसके साथ क्या करेंगे, उसके अपने जमाने का हो। अच्छा, अब ये जो ब्रेकेबल है, हो सकता है इस पे आपको इतराज हो। मारिया मॉन्टेसरी के रिकमेंडेड प्रिंसिपल्स हैं, ये उनकी बुक्स में आएंगे। वो ये कहती हैं कि आखिर जिंदगी में बच्चे ने ब्रेकेबल मटेरियल ही हैंडल करना है, बजाय इसके कि हम इसमें शोर मचाएं और हम बच्चों के लिए अलग से ग्लास और मग रखें प्लास्टिक के या स्टेनलेस स्टील के। अब तो आपको ये भी अंदाजा हो गया होगा, माहिरीन ये कहते हैं कि प्लास्टिक के बर्तनों में खाना सेफ नहीं है। वो कहते हैं बच्चे को ब्रेकेबल मटेरियल दिया जाए, ग्लास है, चाइना वेयर है, और उसको उसे हैंडल करना सिखाया जाए। आगे हम देखेंगे कैसे। मटेरियल मस्ट बी रिलेटेड टू द चाइल्ड्स टाइम एंड कल्चर। मैं यहाँ पर एक मिसाल दिया करती हूँ। मेरा बचपन जनूबी पंजाब में गुजरा, रहीम यार खान के इलाके। हमारे यहाँ जो रूम है ना, झाड़ू, वो हल्के पीले रंग की पतली पतली तीलियों पर मुश्तमिल होता था। जब मैंने इधर मूव किया सेंट्रल पंजाब की तरफ, अब जाहिर है आप सबको पता होगा मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, मेरा रेजिडेंस यहाँ पे। जब हम लोग शुरू में यहाँ पर आए तो आई वंडर कि यहाँ के झाड़ू कैसे हैं। और बहुत तवील अरसे तक ऐसा होता था कि जनूबी पंजाब के जो लोग इधर आके बसते हैं सेंट्रल पंजाब में, वो बाद अगर सफाई करने के लिए झाड़ू इधर से ही मंगवाते हैं, क्योंकि उनके लिए वही आसान रहता है। तो अब आपका बच्चा जिस भी कल्चर से ताल्लुक रखता है ना, तो आपके इस्तेमाल की चीजें उस कल्चर से ताल्लुक रखनी चाहिए। ठीक है, देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग हैज अ प्लेस। ऐसा भी ना हो कि आपको ये क्लासरूम में मौजूद चीजों की में एक चीज आपके पास है और आपको ये पता ही ना हो कि क्लास टीचर को या जो डायरेक्टर है मॉन्टेसरी, उसे पता ना हो कि क्लासरूम की शेल्फ के अंदर इस चीज की जगह क्या है। बच्चों को भी पता होना चाहिए, टीचर को पता होना चाहिए कि ये रेड बास्केट है, इसकी ये पर्टिकुलर जगह है, ये ब्लू बास्केट है, इसकी इस वाली ट्रे के अंदर जो बॉल्स पड़े हुए हैं इनकी जगह ये वाला शेल्फ। ना सिर्फ ये कि हर चीज की जगह होनी चाहिए, बल्कि हर चीज के लिए भी एक जगह होनी चाहिए। The material should be in right minimum quantity. जब मैंने इस रूल को पढ़ा, मुझे बहुत लुत्फ आया। यानी जरूरत से ज्यादा सामान नहीं होना चाहिए, राइट मिनिमम क्वांटिटी। मुझे सूरत तकासुर याद आ गई, अल्हाक मुत्तकासुर, तुम्हें कसरत की हर्ष ने हलाक किया। अब आप ये देखें, अपनी कबर्ड्स देख रहे हैं, हमारे कपड़े और जूते कितने होते हैं, राइट मिनिमम क्वांटिटी में नहीं होते। अलमारियां भरी पड़ी हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं होता पहनने, ना जूता ना कपड़ा। यही हाल हमारे बच्चों का। अगर हम राइट मिनिमम क्वांटिटी का रूल अपनी जिंदगी में अपना लें तो यकीन करें हमारी जिंदगी बहुत सादा और आसान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे अपनी जिंदगी में बहुत आसानी पाई। The child must be offered what is most beautiful and pleasing to the eye so as to help the child create a more refined and subtle world of his future. बच्चे को वो मटेरियल ऑफर करना है जो उसे देखने में भी खूबसूरत लगे, जो खूबसूरत और उसकी आई कैचिंग हो। हम उसे मैसेज ये दे रहे हैं कि उसने अपनी फ्यूचर के अंदर इस दुनिया को बहुत खूबसूरत रिफाइंड किस्म के वर्ड जो है ना वो बनाना है। जो हम आज उसके साथ सलूक करेंगे ना, कल वो हमारे साथ करेगा। हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर है, हम इन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम इन पे अपना पैसा भी लगाते हैं, अपनी मेहनतें लगाते हैं। कल हमारे कारोबार, हमारे घर, हमारे इदारे, हमारे मुल्क, सब कुछ इनके हवाले होगा। जो दुनिया हम आज इनको देंगे, इंशाअल्लाह जितनी बेहतर दुनिया हम आज इन्हें देंगे, कल हमें उससे बेहतर दुनिया प्रोवाइड करेंगे इंशाअल्लाह। आगे चलते। कुछ चीजें याद रखने की है मॉन्टेसरी रूल्स के हवाले से। ऑलवेज टेक कंसेंट ऑफ द चाइल्ड बिफोर स्टार्टिंग। बच्चों के ऊपर कोई चीज इम्पोज नहीं की जाएगी, उसे मनाया नहीं जाएगा, उसे कायल नहीं किया जाएगा। आप ये कर लो प्लीज, फिर कर लो, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिल जाएगा, आप ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। ना पॉजिटिव थ्रेट ना नेगेटिव थ्रेट, नो। आप बच्चे का इजाजत लें बच्चे से कि आप ये करेंगे। अगर बच्चा आमादा ना हो तो छोड़ दें और अगले बच्चे को इनवाइट कर लें। कंसेंट के बगैर, यानी उसकी मर्जी के बगैर। हमने इंटेंशन की बात की थी ना,
अगर बच्चा आमादा नहीं है, उसकी इंटेंशन नहीं है, तो उस एक्टिविटी का कोई फायदा नहीं। देयर विल बी द रिजल्ट ऑफ 0 रेटिंग। दूसरा रूल क्या है? टीचिंग नॉट करेक्टिंग। गलती मत निकालें, उंगली ना उठाएं। 7 साल तक बच्चे की गलती निकालने की बजाय, उसे रोकने टोकने की बजाय उसके सामने सजेशन दें, उसको ऑफर करें, उसे ये बात कहें कि इस काम को करने का एक अच्छा सा तरीका ये भी है। फितरत में नेकी है उसके, याद रखें, वो हमेशा अपने सामने नेगेटिव और पॉजिटिव में से पॉजिटिव चूज करने वाला बनेगा। आप कहेंगे हो सकता है नहीं, बच्चे ऐसे नहीं होते, वो तो बहुत जिद्दी होते हैं, वो तो हमेशा नेगेटिव की तरफ जाते हैं, उनके सामने कोई गाली दे या कोई अच्छी बात करे वो तो पहले गाली सीखते हैं। तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। असल में होता ये है कि जब हम उनके सामने जो चीज सुपर इम्पोज होके आती है ना, जिस चीज को हम एम्फसाइज कर रहे होते हैं ना, जिस चीज को हम हाईलाइट कर रहे होते हैं ना, वो उसमें लगता है कि ये ज्यादा अहम है, इसलिए बाद में तो वो नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। नेगेटिव को डिस्कस ना करना, उसकी तरफ तवज्जो ना देना, उसको इग्नोर कर देना ही बेहतरीन तर्ज अमल होता है। और दूसरी बात ये कि बाद वक़्त हमें हमारे पॉजिटिव चीज या एक्टिविटी या थॉट पॉजिटिव एक्टिविटी प्रेजेंट करने का तरीका नेगेटिव हो सकता है, या उस दौरान हम उन पे उंगली उठा लेते हैं, ये क्यों किया, ये क्यों गलत। बच्चा जो है ना वो अपना काम कंसंट्रेशन से करता है। आप बच्चे को खिलौने से खेलते देखें, मिट्टी के साथ लगा हुआ देखें, आप देखेंगे कि बच्चा उसके अंदर महव होता है, ये उसकी डेवलपमेंटल नीड है, उसने जिस भी काम को करना है ना। अगर आपकी बच्चों को इस बात से गर्ज नहीं है पीरियड की बेल हो गई है, वो जिस एक्टिविटी को कर रहा है ना, वो 1 दफा करे या 10 दफा। ईपीएल के रूल्स हमें ये कहते हैं, मॉन्टेसरी के रूल्स हमें ये कहते हैं कि आप उसको इंटरफेयर ना करें, आप उससे चीज वापस ना पकड़ें, आप उसकी गलती ना निकालें। जब वो उस चीज को सीख रहा होता है ना, दरअसल उसकी लर्निंग का प्रोसेस चल रहा होता है, उस प्रोसेस के दरमियान में जब आप इंटरफेयर करते हैं ना, तो बच्चा रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि वो अपनी लर्निंग को कंप्लीट कर ले, और यहीं पे हम बच्चे को जिद्दी होने का ताना दे देते हैं। हालांकि गलती हमारी है, हमने एक ऑन गोइंग प्रोसेस को रोकने की कोशिश की, सही है, जिसके नतीजे में बच्चे ने रिएक्ट किया, तो हमने ये सोचा कि ये बात नहीं मानता, ये जिद्दी हो गया है, ये नहीं, ये दरअसल बच्चे की एक मुस्तकिल मिजाजी है, उसकी कंसंट्रेशन डेवलप हुई होती है, उस चीज के अंदर महव हुआ होता है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहता है। हमें ये सीखना है कि हम बच्चों की एक्टिविटी के अंदर इंटरफेयर ना करें, हम उन्हें माइंड अप तक पहुंचने दें, काम खत्म करने दें। फिर जो भी एक्टिविटी हम उन्हें करना सिखाएंगे ना, मॉन्टेसरी एक्टिविटीज या ईपीएल की एक्टिविटीज, हमने उनके सामने पहली दफा मॉडल प्रेजेंटेशन देनी होती है। एक जग पकड़ना है, स्पून पकड़ना है, ट्रे पकड़नी है, हाउ टू हैंडल इट। जब हम ये उन्हें सिखाएंगे, तो हम सिखाने के दौरान अगर हम हाथ से सिखा रहे हैं ना, तो उस दौरान हम मुंह से बोलेंगे, और अगर हम कोई बात उन्हें बता रहे हैं, बोलने के दौरान हमारे हाथ हरकत नहीं करेंगे। अब ये देखें, ये सीखने वाली चीज है, उसका फायदा बहुत है। ये रूल अगर बच्चों की माएं, यानी बोथ पेरेंट्स, माँ और बाप भी सीख लें ना, हमारी आदत होती है, वी आर द ह्यूमन बीइंग, हम समझते हैं कि हम किसी चीज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, एलेबरेट करेंगे, तो बच्चों की शायद ज्यादा समझ आएगी। नो, अब ये देखिए, उससे नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के अगला लिखा, द यूज द रूल ऑफ इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज। आर्य मॉन्टेसरी कहती है पहले 7 साल बच्चा आपके सारे लफ्ज सुनने के काबिल ही नहीं होता, चंद लफ्ज उसके अंदर जाते हैं, बाकी उससे टकरा के बाउंस बैक हो जाते हैं। तो ज्यादा लंबी बात ही नहीं करनी हमने। इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज का रूल, जो भी हमने एक्टिविटी सिखानी है, उसका पूरा एक वर्क साइकिल है, उसको हमने ओबे करना है। अभी हम वर्क साइकिल पे भी बात कर लेते हैं। स्पीक एट द आई लेवल ऑफ द चाइल्ड। कुर्बान जाऊं मैं, जब मैंने इस बात पे को पढ़ा, तो मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ गए। वो यतीम बच्चा याद आ गया, जब ईद के दिन आप जिसके पास जमीन पर बैठ गए, उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे कहा, क्या तुम इस बात को पसंद करोगे कि फातिमा तुम्हारे के मोहम्मद, वो मैं असल इवेंट अल्फाज बोल दिए है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है, पर मफहूम कुछ इस तरह से है कि आपने अपने घर ले गए, और हजरत हुसैन और जी इंशाल्लाह मैं इस बात को दोहराती हूँ
मुझे ये वाली बात पूरी कर लेने दे, स्पीक एट द आई लेवल ऑफ द चाइल्ड, कि अल्लाह के नबी उस बच्चे के पास बैठे, उसकी सतह पर आ गए। जिस भी बात को हम चाहते हैं कि हमें समझ आए, हम अपने टीचर की आंखों में आंखें डाल के उसकी तरफ देख के सुनते हैं तो समझ ज्यादा अच्छी आती है। जब आप चाहें कि बच्चा आपकी बात को सुने और समझे, तो नीचे बैठ के उसके आई लेवल पर आ जाए, फिर उससे बात करें, आपको मार्वेलस रिजल्ट मिलेंगे। मैं ये बात कर रही हूँ कि जैसे हमने बच्चे को स्पून पकड़ना या ग्लास पकड़ना सिखाना है, तो हम कुछ स्टेप्स होते हैं इसके जिसमें हम सिखा रहे होते हैं, तो उस दौरान हम मुंह से ना बोलें। आपने देखा होगा प्लेन में एयर होस्टेस आपको कुछ चीजें सिखाती हैं ओनली बाय मिमिंग या बाय जेस्चर्स, जस्ट लाइक दैट। लेकिन जब आप बोल रहे हो तो कोशिश करें कि आपके हाथ बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हरकत ना करें, क्योंकि बच्चे की ना एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द वर्ड्स कम हो जाती है। बच्चा जो आप बोल रहे हैं ना उसको जज नहीं कर सकता। 3 बातें याद रखनी है। हाँ, ये भी ठीक है। डू नॉट स्पीक व्हेन परफॉर्म एंड डू नॉट परफॉर्म व्हाइल स्पीकिंग, ये ठीक है। क्योंकि ये मारिया मॉन्टेसरी के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे, डोंट मूव व्हेन टॉक एंड डोंट टॉक व्हेन मूव। इसको मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया। ठीक है, आगे चलते हैं। इन चीजों को अब जहन में रख के हम मॉन्टेसरी एक्टिविटीज करेंगे। वर्क साइकिल क्या है? प्रिपरेशन फॉर एन एक्टिविटी कॉल द अटेंशन ऑफ द माइंड। जब हम किसी चीज के लिए तैयार होते हैं, उस काम को करने का इरादा कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जहन जो है उस एक्टिविटी को फोकस कर लेता है कि अब हम ये करने लगे, और एक में डीप लेवल ऑफ कंसंट्रेशन उसके अंदर मिलता है। हम बड़े भी कोई काम कर रहे होते हैं, जिस काम का हम इरादा करके बैठे हैं, फिर हम इन्वॉल्व होकर वो काम करते हैं। फिर वाइंडिंग अप प्रोसेस का हिस्सा है, और वाइंडिंग अप जो है ना, एंड में सारी चीजें समेटना और उनको जगह पे रखना। ये एक जनरल फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर पैदा करती है। इसके और ये मैं ये भी कह सकती हूँ कि यहाँ पर बच्चे की पर्सनैलिटी इंटीग्रेशन होती है, इनर फॉर्मेशन होती है। एक दफा मैं किसी मुस्लिम स्कॉलर का लेक्चर सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि जब हम चीजों को बरमहल रखते हैं, यानी उनकी जगह पर रखते हैं, तो हमारे अंदर एक तमानियत का एहसास पैदा होता है। और जब किसी भी जगह को उसकी जगह के बरखिलाफ रखते हैं, तो हमारे दिल पर एक बेहिसी का दाग लगता है। आम इस्तेमाल की चीजें, नेल कटर है, कैंची है, पीने का पानी का ग्लास है, इस्तेमाल की चीजें, छुरी है, मतलब देखें चीजें घर में कैसे फटाफट गुम हो जाती है इधर उधर। यही वो एज है जिसमें बच्चे की यहाँ पे ट्रेनिंग होनी है कि हर चीज को जगह पे रखना है। और अगर आप देखें, आप गौर करें, बच्चा जितना छोटा है उतना ही ज्यादा उसके लिए यूजफुल होता है कि वो चीज को जगह पे रख के आना चाहता है। फिर जब वो अपने इन्वायरमेंट में ये देखना शुरू करता है कि इसके बड़े भी चीज को बेजगह रख देते हैं, तो फिर वो चीजों को बेजगह रखना सीखता है। सही। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ये आदत पैदा हो जाती है कि वो चीजों को बेजगह रखे, और उसके लिए उसको परेशानी भी नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं। वर्क साइकिल क्या है? सबसे पहले स्टेप के तौर पर हम बच्चे से उसका कंसेंट लेते हैं, उसकी मर्जी मालूम करते हैं। फिर हम मटेरियल उठाते हैं, जहां से शेल्फ से उठाना है वहां से बच्चे को साथ लेकर। फिर हम जगह का इंतखाब करते हैं, वो एक्टिविटी हमने किस जगह पे करनी है। टेबल पे की जाएगी, नीचे मैट बिछा के करेंगे। क्लैरिटी ऑफ द व्यू जो है ना, वो मॉन्टेसरी फैसिलिटेटर के लिए, टीचर है, डायरेक्टर, उसके लिए बढ़िया है। यानी कि वो जो एक्टिविटी बच्चे के सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं, उसके पूरे स्टेप उसके ऊपर क्लियर हो, फिर वो बच्चे के सामने उस एक्टिविटी की प्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, फिर उसकी प्रैक्टिस के लिए इनवाइट करेंगे। वाइंडिंग अप, मटेरियल को वाइंड अप करके जगह पे रखा जाएगा। अब बच्चा जब उसकी प्रैक्टिस करेगा ना, हर बच्चे से उसकी मर्जी मालूम करके हम उसे वो एक्टिविटी करने के लिए देंगे जो टीचर ने उसके सामने अभी मॉडल प्रेजेंटेशन के तौर पर की है, मतलब होल्डिंग अ ट्रे। ठीक है, अब बच्चा जो ना उसी जगह से मटेरियल उठाएगा जहां पर वाइंडिंग अप के बाद टीचर ने रख दिया। ऐसे नहीं कि टीचर ने एक्टिविटी दिखाई है, बच्चे को ट्रे से पकड़ना है, उसी टेबल पर बैठे बैठे सारे बच्चे उस ट्रे को पकड़ के देखते रहे, और फिर वो ट्रे वहीं पड़ी रहे और अगली एक्टिविटी हो जाए। टीचर भी जब प्रेजेंटेशन देंगी, चीजों को वाइंड अप करेंगी, जहां से उन्होंने लिया था वहीं रखेंगी, उसके बाद बच्चे एक्टिविटी शुरू करेंगे। नेक्स्ट।
और देखिए ईपीएल के मेन 4 ग्रुप्स हैं। पहले ग्रुप में हम एलिमेंट्री एप्लीकेशंस भी इनको कहते हैं, प्रीलिमिनरी भी कहते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नाम आते हैं। प्रीलिमिनरी एप्लीकेशंस के आगे 2 ग्रुप्स हैं, बेसिक एक्सरसाइजेज और एडवांस एक्सरसाइजेज। इसी तरह सेकंड ग्रुप है अप्लाइड एक्सरसाइजेज का, उसमें इस्लामिक मैनर्स आ जाते हैं, ग्रूमिंग है, ड्रेसिंग अप है, प्रिपेयरिंग फूड है, केयर ऑफ सर्विस सर्फेसेस है, केयर ऑफ मटेरियल है, एनवायरनमेंट की केयर है, प्लांट्स और एनिमल की केयर है। आगे चलते हैं। थर्ड ग्रुप में ग्रेस एंड कर्टेसी की एक्टिविटीज आएंगी। फोर्थ ग्रुप में कंट्रोल ऑफ मूवमेंट की एक्टिविटीज आएंगी। नेक्स्ट हमारा आज का जो एरिया है वो हमने फर्स्ट ग्रुप को देखना है। सबसे पहले प्रीलिमिनरी एप्लीकेशंस, वो एप्लीकेशंस है जिसमें बच्चा बेसिक मूवमेंट सीखता है। तमाम सोसाइटी में रहने वाले बच्चे उन्होंने पोरिंग, फोल्डिंग, कैरिंग, होल्डिंग सब कुछ सीखना होता है। इसमें बेसिक एक्टिविटीज वो हैं जो बेसिक, जैसे पोरिंग से पहले आपको लाजमी बात है कि जग पकड़ना आना चाहिए जब आपने जग से पोर करना है। तो पोरिंग की बेसिक एक्टिविटी क्या है? होल्डिंग जग। ठीक है। कैरिंग में अब आपने कोई चीज उठा के लेके जानी है तो उसकी बेसिक एक्टिविटी, बेसिक उसका जो ग्रुप है उसमें होल्डिंग है, ट्रे आएगा। ठीक है। उसके बाद कैरिंग आएगा। एडवांस दरअसल वो है जिसमें चंद बेसिक मिलकर एडवांस बना देते हैं। नेक्स्ट अब ये देखिए बेसिक प्रीलिमिनरी एप्लीकेशंस में आता है सेलेक्टिंग अ मैच, कैरिंग अ मैच, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, रोलिंग, अनरोलिंग अ मैच, हैंगिंग एन एप्रन, carrying a tray, holding a jug, mug, tumbler, carrying a chair, sit and stand from a chair, carrying a table, carrying a sharp object. आगे चलते हैं। अब ये देखिए मैट की जो सिलेक्शन है ना, मैट छोटा है या बड़ा, पहले आप ये देखें कि उनको हम शेल्फ पे भी रख सकते हैं, बास्केट में भी रख सकते हैं। ये रोल किए हुए मैट्स आपके सामने हैं जिनको बच्चे ने उठाया। बच्चे ने मैट जिस जगह से सेलेक्ट करना है वहां पे एक से ज्यादा मैट पड़े हुए हैं, तो उसी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी का कलर और अपनी मर्जी का मैट जो उसे पसंद है वो उठाए। अगर वो बड़ा मैट है तो उसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, हमें ईपीएल का जो मैनुअल है डिटेल में सारे स्टेप्स मौजूद हैं। वहां से जब हम इन स्टेप्स को पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब एक जगह से इस तरह का मैट सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले हम बच्चे के सामने जब इसकी प्रेजेंटेशन देते हैं ना तो हम उस जगह पर जाते हैं। आज हम मैट उठाना सीखेंगे, सेलेक्ट करना सीखेंगे और हम पर्टिकुलर मैट जो दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर पड़ा हुआ आगे है या पीछे, हम उसको उसके नीचे अपना दायां हाथ रखेंगे और बाएं हाथ से उसको पकड़ के ऊपर की तरफ उठाएंगे। ठीक है। और इस तरह हम बच्चे के सामने स्लो मोशन में प्रेजेंट करेंगे कि मैट कैसे सेलेक्ट किया जाए। आगे देखते हैं अगली तस्वीर में जरा। इसकी वीडियोस भी इन कुछ एक्टिविटीज की इंशाल्लाह हम आपको लोड कर देंगे एडमोडो पे। अब ये देखिए फोल्डिंग अ मैट, किनारों की तरफ से शुरू किया जाएगा रोल करना या फोल्ड करना, और आहिस्ता आहिस्ता रोल करते करते हम उसको सेंटर में आ जाएंगे। इस तरह मैट जो है बहुत इवनली फोल्ड होगा। तकरीबन 2 ईयर का बच्चा जो है ये एक्टिविटी बहुत इंटरेस्ट लेके करता है। आपकी प्री नर्सरी या प्ले ग्रुप के जो क्लासरूम्स होते हैं या प्री ईयर 1 के जो क्लासरूम्स हैं उनके अंदर आप देखें बच्चे इतने शौक से फोल्डिंग अनफोल्डिंग, सेलेक्टिंग, फोल्डिंग अनफोल्डिंग कर रहे होते हैं। यानी आप वो चाहते हैं कि वो बार बार मैट के रैक की तरफ जाएं, वहां से मैट लें, उसको अपने टेबल पर लाकर अनफोल्ड करें, फिर फोल्ड करें, वापस रख के आएं। अब इसका फायदा क्या है आप जरा गौर करें। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगी कि फाइन मोटर स्किल्स और क्रॉस मोटर स्किल्स क्या है। हम अपने हाथों के पट्टों की तरफ देखें, हमारे हाथों में जो छोटी छोटी हड्डियां हैं उनके ऊपर फिर बहुत इंट्रिकेट किस्म के मसल्स के अल्लाह ताला ने शीट चढ़ाई हुई है। ये छोटे मसल्स हैं, ये बहुत फाइन मसल्स हैं हाथों के। जब हम किसी चीज में अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। जब हम अपने बाजू पूरे के पूरे टांगों का इस्तेमाल करते हैं तो इनके पट्टे बड़े पट्टे होते हैं, ग्रॉस मोटर्स। ग्रॉस मसल्स जो है उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए यूज होते हैं। तो फोल्डिंग, सेलेक्टिंग, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग मैट की एक्टिविटी में बच्चे ने के हाथ भी इस्तेमाल हुए, उसकी टांगे भी इस्तेमाल हुई। बच्चे की डेवलपमेंटल नीड है, ये वो उम्र है जिसमें उसके मसल्स ग्रो कर रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, उसका कद बढ़ रहा होता है ना, उसकी हड्डी बोटी बन रही होती है।
तो जितना ज्यादा वो अपनी बॉडी का इस्तेमाल करेगा उतनी ही ज्यादा उसकी ग्रोथ बेटर होगी। आपने देखा होगा बच्चों को भूख ही नहीं लगती, इसलिए कि हमारे बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते। ज्यादा हिलने जुलने, उठने बैठने, भागने दौड़ने, छलांगे मारने, चीजों को छेड़ने, ऊपर चढ़ने नीचे उतरने से हाय चोट लग जाएगी, हाय ये ना हो जाए, ये वाला जो हम बड़ों का एटीट्यूड है ना, ये दरअसल एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है बच्चों की डेवलपमेंटल ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो ये बच्चे की जो एक डेवलपमेंटल नीड है कि वो एक चीज को बार बार करना चाहता है, रेपिटेशन की तरफ। फोल्डिंग एंड फोल्डिंग मैट की एक्टिविटी इस कदर बच्चे को पसंद आती है, इन क्लासरूम्स के अंदर बच्चा बहुत ज्यादा टाइम एक्टिविटीज पे लगाए, हत्ता कि उसको उसके जो हाथ है ना, देखिए वो जब किसी चीज को फोल्ड कर रहे हैं या अनफोल्ड कर रहे हैं ना, वो मुख्तलिफ तरह से कलाई से मुख्तलिफ तरह की मूवमेंट, कई तरह की मूवमेंट उसका हाथ करता है। आपको पता है ये हैंडराइटिंग मसल्स तैयार हो रहे हैं। बात तो फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग मैट की है, लेकिन हाथ जितनी तरह की मूवमेंट मैट को फोल्ड अनफोल्ड करने में लगा रहा होता है ना, वो दरअसल उसकी हाथ की तैयारी है। जैसे किसान बीज डालने से पहले जमीन को तैयार करता है ना। आपको वो किसान उसकी बहू वाली कहानी भी याद होगी, याद है ना, जिसमें वो घड़ा जमीन पर फेंकती है और ये बताती है कि जी घड़ा टूट जाता है तो जमीन अभी पूरी तरह तैयार नहीं है बीज डालने के लिए। आटे में एक मखसूस किस्म की लेस पैदा करने के लिए कि कौवा अपनी चोंच से वो आटा ले जा ना सके, गंदुम के लिए जमीन तैयार करने के लिए खास गहराई तक हल चलाना जरूरी होता है। तो इसी तरह बच्चे का हाथ पेंसिल पकड़ने के लिए को उसके हाथ में पेंसिल दे के उसके हाथ को तैयार नहीं किया जाता। ये वो इनडायरेक्ट एक्टिविटीज हैं जो उसको अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ कामों के लिए, सिर्फ पेंसिल तो नहीं पकड़नी, जिंदगी में उसे छुरी भी पकड़नी है, उसे कैंची भी पकड़नी है, उसने मुख्तलिफ तरह के काम करने हैं, उसने कॉम भी, कंघी भी पकड़नी है ना। ये सब चीजों के लिए उसका हाथ तैयार होना जरूरी है। तो ये जो ईपीएल की सारी एक्टिविटीज हैं ये इनडायरेक्टली उसे लाइफ के लिए तैयार कर रही है। और आप देखें वैसे हम कहाँ पे बच्चों को प्रेजेंटेशन देते हैं कि जयनमाज ऐसे फोल्ड करना है, मैट ऐसे फोल्ड करना है। कुछ माएँ सिखाती है माशाल्लाह, लेकिन अक्सरियत की नजर इधर। और फिर हम स्कूलों में कहते हैं जी इनफरादी तवज्जो, बच्चे के पेंसिल पे ग्रिप आएगी तो वो लिखना सीखेगा। ये पेंसिल की ग्रिप और हाथ की तैयारी है जो इन एक्टिविटीज के जरिए होनी है। आगे चलते हैं। हैंगिंग एन एप्रन। पहले हैंग करना बच्चा सीखता है, आप उसे उतरा हुआ एक हैंग उसे पैक के ऊपर उसे हैंग करना सिखाते हैं, फिर उसको वहां से पिक करना सिखाते हैं। हैंगिंग एन एप्रन एक खास किस्म की एक्टिविटी है। हैंग करना तो आसान है, लेकिन जब उसको वहां से लेना है तो उससे पहले उसको नीचे से पकड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, ताकि पैग में से या कॉन्टी में से उसका वो हिस्सा जो कि जिसके में वो लटका हुआ था, वो लूप वगैरह वो ऊपर को निकल आए कॉन्टी में से। और फिर अब ये भी आप उसके सामने प्रेजेंट करेंगे तो वो हैंग करना भी सीख लेगा और उसको वहां से लेना भी सीख लेगा। चले, उसे एप्रन पहनना होता है पेंटिंग के लिए, खाने के लिए, इवन वॉशिंग के लिए। तो मुख्तलिफ तरह के खूबसूरत किस्म के एप्रन जो है उसके क्लास में इस तरह पैक्स पे उसकी चाइल्ड हाइट पे मौजूद होने चाहिए, ताकि वो जब कोई ऐसा काम करना चाहे जिसमें से एप्रन पहनना है, वो वॉशिंग है, पेंटिंग है या ईटिंग है, उसमें वो अपना एप्रन पहन सके। चले, होल्डिंग अ ट्रे। देखिए जब हम ट्रे को होल्ड करते हैं ना, तो हमारी जो फिंगर्स है ना, ये सारी की सारी ट्रे के नीचे और हमारा थंब ट्रे के ऊपर होना चाहिए। इस बच्चे ने जो ट्रे पकड़ी है ना, ये ट्रे के निचले हिस्से को हमारी जो 4 फिंगर्स है वो सपोर्ट दे रही होगी। आगे चले, उस अगली तस्वीर में देखें एक बच्ची ट्रे पकड़ रही है और ये तरीका सही नहीं, यानी वो अपनी चुटकी में ट्रे नहीं पकड़ेगी, इससे नीचे से सपोर्ट नहीं मिलेगी। और ट्रे रखने का एक अच्छा सा तरीका ये भी है कि जब आप ट्रे पकड़ना सिखाएं तो ट्रे को हम टेबल पे रखेंगे भी, उस दौरान भी हम मैट बिछाएंगे। हर मॉन्टेसरी एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है कि मैट बिछाया जाए। अब होल्डिंग अ कैरिंग अ ट्रे जो है ना, इसके लिए भी सबसे पहले मैट बिछाया जाएगा, उसके बाद ट्रे पड़ी होगी। टीचर उस ट्रे को पकड़ के ऊपर लिफ्ट करके बैक से भी दिखाएंगे और फ्रंट से भी दिखाएंगी, ताकि बच्चे को पता चले कि बैक पे उंगलियां कैसे हैं और किनारे किस तरह था उसको उन्होंने थामे हैं। अब फिर उस ट्रे को वापस वो टेबल पे रखेंगे और टेबल पे इस तरह रखेंगे कि आवाज ना आए, और फिर दूसरी दफा ट्रे उठा के दोबारा टेबल पे रखें ताकि आवाज आए, और बच्चे को उसके हाथ से इशारे से बताएं, अपने फेशियल जेस्चर से ये शो करें कि ये अच्छा तरीका नहीं है। देखिए हमने कहा गिव एंड टेक ग्रेसफुली हर काम के अंदर। मैंने ईपीएल से ये सीखा कि ईपीएल दरअसल सुन्नत है, हर काम को उसके बेहतरीन तरीके से करना
कि उससे ज्यादा बेस्ट पॉसिबल मैनर मौजूद ना हो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, जिसको हम उस्वा हसना कहते हैं, कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी काम करके हमें दिखाया उससे बेहतरीन तरीका मौजूद नहीं था, ना हो सकता है कभी रहती जिंदगी में, जो आपने तरीके हमें सिखाए। तो ट्रे को टेबल पर ठक से मारना एक अच्छा सलीके वाला तरीका नहीं है। मुझे याद पड़ता है कि हम एक जगह मधु थे, तो मेरे साथ मेरा छोटा बेटा था। आई एंजॉयड लॉट। वहां पे जो खातून खाना थी, उन्होंने ट्रे ला के टेबल पे हमारे सामने रखी और उसकी आवाज आई ठक। उसके मुंह से, बहुत छोटा था एज में, तो 4 साल या 4.25 साल का होगा, उसने मेरे कान में कहा, फर इनकी टीचर ने ट्रे रखना नहीं सिखाया। मतलब देखिए, ये इतनी अहम बात है और इतना छोटा बच्चा इस बात पे गौर कर रहा है कि ट्रे का रखने का अच्छा तरीका क्या है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये पोरिंग है। पोरिंग से पहले, ये वो एक्टिविटीज से पहले हमें होल्डिंग या जग भी बच्चे को सिखाना है। जब बच्चे को हम होल्ड, जग, ये बेबी जग है, जग होल्ड करना सिखाएंगे तो हम रैप करेंगे अपने 4 फिंगर्स के साथ हैंडल को, और अपना थंब जग के ऊपर वाले हिस्से पे रखेंगे। और जब बच्चा पोरिंग करेगा, ये देखिए, ये बच्ची, एक बच्ची ड्राई पोरिंग कर रही है, इसमें दूसरा जो है वाटर पोरिंग कर रहा है। ड्राई पोरिंग के दौरान उसने अपना हाथ नीचे रखा हुआ है जग। अब अगर आप गौर करें तो उस बच्चे की उम्र कम है। जब हम शुरू में बच्चे को पोरिंग सिखाते हैं, तो हम उसको ये सपोर्ट देना सिखाते हैं जग के नीचे, यानी दाएं हाथ से वो पोर कर रही है और बायां हाथ उसने जग के नीचे सपोर्ट के लिए रखा हुआ है। जबकि दूसरी तस्वीर में जो बच्चा ये काम कर रहा है, वो ये इंडिपेंडेंसी एक्वायर कर चुका है, वो इंडिपेंडेंटली जग को पकड़ के पोर कर लेता है। जहां बच्चे को जग हैवी लगे या उसे लगे कि उसे ये सपोर्ट देना है, तो वो जग के नीचे हाथ रखेगा। जहां उसे लगे कि ही और शी कैन डू इट बेटर, वो अपनी सपोर्ट जो है वो हटा भी सकता है, कोई हरज नहीं इसमें। आगे चलते हैं। हर एक्टिविटी से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना हम यहाँ पर बच्चों को सिखाएंगे इंशाल्लाह, और हर एक्टिविटी को अच्छा सा करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना सिखाएंगे। आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल एंड पे पहुंच गए, वाइंड अप करने वाले हैं अपना काम। कैरेंगे टेबल, 2 बच्चे उठाएंगे और इस तरह उठाएंगे, उठा के रखेंगे एक जगह से दूसरी जगह। टेबल को हमने मूव करना है कि उसका शोर ना हो। नेक्स्ट चलते हैं। कैरेंगे चेयर, बच्चों ने कुर्सी उठानी है, हमने अच्छा सा तरीका बताया, कहाँ से उन्होंने पकड़ना है, इस तरह के किसी दूसरे के लगे बिना। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ टू सिट एंड स्टैंड फ्रॉम अ चेयर, बाकायदा स्टेप्स के साथ ये एक्टिविटी इसके मैनुअल के अंदर भी मौजूद है, वहां से भी आप इसके स्टेप्स पढ़ सकते हैं, तस्वीर से भी क्लियर हो गया। जी, ईपीएल का ये सेशन अभी पहला सेशन है। नेक्स्ट सेशन में हम आगे सारे ग्रुप्स को इंशाल्लाह जो है ना वो क्या कवर करेंगे। बस इसमें ये ध्यान में रखिए कि ये वो एक्टिविटी है जिसमें हम बच्चे को ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से ऐसी एक्टिविटीज का इंतखाब करें जो उसे प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्पफुल हो। अर्ली चाइल्डहुड, दरअसल, या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या है, प्रिपेयरिंग द किड्स फॉर फॉर्मल एजुकेशन। 3 से 6 साल वो जमाना है जिसमें हमने बच्चों को पढ़ने और लिखने के लिए तैयार करना है। बच्चे की हैंड राइटिंग खूबसूरत होगी, उसका गिव एंड टेक ग्रेसफुल होगा, बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंसी और कॉन्फिडेंस आएगा, उसका कंसंट्रेशन और फोकस लेवल बनेगा। आगे हम अगले सेशन में भी देखेंगे कि ये चीजें कितनी ज्यादा हेल्पफुल है पढ़ने और लिखने में, स्पेशली पढ़ने और लिखने में, और फिर एक ग्रेसफुल जिंदगी गुजारने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज्यादा हेल्पफुल है। जी, कोई सवाल हो यहाँ तक? तैयब साहब और साजिद साहब के जो सवाल पे मैंने क्या उनको जवाब दे दिया, तसल्ली हो गई उनकी? कोई सवाल आपके ज़हन में यहाँ पे पैदा हुआ हो? अभी जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेशन के देखे थे ना, ये अगले सेशन को भी एड्रेस करेंगे। बहुत सारी चीजें हम उसमें देखेंगे, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के हवाले से स्पेशली, और पावर ऑफ बीइंग साइलेंट के हवाले से, कंसंट्रेशन कैसे बच्चे के अंदर पैदा हो, बच्चे का फोकस कैसे बढ़े,
बच्चे की पर्सनैलिटी इंटीग्रेशन कैसे हो ईपीएल के थ्रू। इंशाल्लाह अगले जो डिटेल में हमने इनको देखना है ना, अभी तो हमने सिर्फ बेसिक कुछ और कुछ एक दो एडवांस एक्टिविटीज देखी है। एडमोडो पे इसका आपको लर्निंग मटेरियल मिल जाएगा, कुछ वीडियोस हम वहां पर रख देंगे आपके लिए, जिसमें आप एक्टिविटीज को स्टेप्स के साथ देखेंगे कि कैसे ये, और यूट्यूब पे बहुत सारी ईपीएल की एक्टिविटीज आपको मिल जाएंगी इनकी, तो उनको देखें, उनके उनके हवाले से कुछ सवाल आपके हैं। कोई भी सवाल आपके जहन में पैदा हो तो जो लर्निंग मटेरियल आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको देख के तो आपको पूछ सकते हैं। एडमोडो पे आपके असाइनमेंट्स मौजूद होंगे, उसको सॉल्व करें। पहले 2 सेशंस की असाइनमेंट्स जो है ना वो आपको एडमोडो पे मिल जाएंगी। बच्चे शुरू से एग्रेसिव नहीं होते, दे आर नॉट एग्रेसिव बाय बर्थ। हाँ, उनकी जो एनवायरनमेंट आप हम उनके इर्द गिर्द है ना, उससे हमने एग्रेसिव बनाया। देखिए बहुत बड़ी उनकी एग्रेशन की वजह मैंने आपके सामने आज भी बयान की है। बहुत छोटी उम्र से आपने बच्चे के हाथ में कोई ऐसी चीज देखी है ना इसके लिए नुकसानदेह है, तो आप उसके आगे हाथ फैला के वापस नहीं लेते, आप उसके छीनते हैं। जब आप उसे चीज छीनते हैं ना तो उसके अंदर एग्रेशन आती है, बेशक वो चाकू हो, छुरी हो, कोई तेज तीखी चीज जो उसको नुकसान पहुंचा सकती है। माहिरीन ये कहते हैं बच्चे से कभी चीज ना छीने। जब आप उनसे चीज छीनते हैं ना तो दरअसल आप उनसे नुकसान पहुंचाने वाली चीज वापस नहीं देते, बल्कि आप उन्हें छीनना सिखा देते। जी, इसकी रिकॉर्डिंग एडमोडो पे मौजूद होगी, हमारे हर सेशन की रिकॉर्डिंग एडमोडो पे मौजूद होती है। आप उसको वहां से डाउनलोड करके अपना एक फोल्डर तैयार करें जिसमें आपका सारा मटेरियल आपके पास सेफ रहे। तो एग्रेशन आती है हमारी अपने, अगर मैं लफ्ज बोलना चाहूँ, करतूतों की वजह से, हमारी अपनी गलतियों की वजह से। हम बड़े इतना ज्यादा बच्चे को रोकते और टोकते हैं, हालांकि पहले 7 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जितने बच्चे उनके इर्द थे उन्हें नहीं टोका, उन्हें नहीं रोका। आज मॉडर्न साइंस हमें बता रही है कि पहले 7 साल सब्र कर लें। ये वो लर्निंग के प्रोसेस में होते हैं बच्चे, पहले 7 साल उनको फ्रीडम दें डिफाइंड लिमिट्स के अंदर, अगले 7 साल आपको रिक्वायर ओबीडियंस मिलेगी। स्पेशली हम बच्चे को ना एक चीज बार बार करने नहीं देते। हमें देर हो रही थी, हमने इधर जाना है, हमारा ये काम रह गया, गंद पड़ गया, ये हो गया, मेहमान आने वाले हैं। आपको एक नॉर्मल इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी का बच्चा बनाने के लिए अपने घरों को एक खास लेवल तक मैस अप होने की, अपनी क्लासरूम को मैस अप होने की इजाजत देनी पड़ेगी। लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि खुदा न खास्ता वो बुरा लगे। बच्चे हमसे ज्यादा ऑर्डर को पसंद करते हैं, हमने उनकी ट्रेनिंग करनी है। इंशाल्लाह ये लेक्चर हमारी भी ट्रेनिंग करेंगे कि हमने उन्हें, देखिए जब मैंने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया तो मुझे समझ आ गई कि मेरे क्लासरूम के बच्चे जो है ना, जहाँ पे मैंने जिनके साथ वर्क किया, उनकी एग्रेशन कहीं कहाँ चली गई। जब हम अपने बच्चे के साथ जिद लगाते हैं ना, हम किसी काम नहीं करने देते, हम कहते हैं ये नहीं करना, बस ये नहीं करने देना, ये बस ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो दरअसल हम जिद लगा रहे होते हैं, हमसे जिद करना सिखा भी रहे होते हैं। फिजिक्स का उसूल है, प्रेशर ऑलवेज क्रिएट रेजिस्टेंस। आज के सेशन का अख्ताम करते हैं इंशाल्लाह। फायजा, हम इस आपके सवाल को अगले सेशन में अपने सामने रखते हुए कुछ एक्टिविटीज ऐसी सिखाएंगे जिससे बच्चे की एग्रेशन जो है वो कूलनेस और कामनेस में चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह। मजलिस के खात्मे की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।